क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी संगीत दुनिया ठिठुरती बर्फ में जम जाती है तो कौन हिम्मत करता है उन जमे हुए समुद्रों को चीरने की? कल्पना कीजिए -40 तापमान, 3 मीटर मोटी बर्फ की चादर, चारों तरफ सिर्फ सफेदी और मौत की खामोशी, और फिर अचानक एक दहाड़ एक विशालकाय जहाज जो 300 टन से भी ज्यादा वजनी है अपनी पूरी ताकत से बर्फ पर गिरता है, उसे चूर चूर करता है और रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं था। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है दोस्तों, ये है आइस ब्रेकर जहाजों की असली दुनिया, जहां इंजीनियरिंग का कमाल, मानवीय साहस और प्रकृति की क्रूरता आपस में टकराते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। आज हम जानेंगे उन राक्षसी जहाजों के बारे में जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में राज्य करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है हिम्मत की, टेक्नोलॉजी की और उन लोगों की जो बर्फीले तूफानों में भी हार नहीं मानते। आइए शुरुआत करते हैं एक सवाल से जो शायद आपके दिमाग में कभी आया ही ना हो। आर्कटिक महासागर में आखिर जाता कौन है और क्यों? मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक बर्फीला इलाका नहीं है, यह धरती का वो हिस्सा है जहाँ प्रकृति ने अपनी सबसे भयानक परीक्षा रखी। सर्दियों में यहाँ सूरज महीनों तक नहीं निकलता, तापमान इतना गिर जाता है कि आपकी सांस हवा में जमकर बर्फ बन जाए। समुद्र पूरी तरह जम जाता है, कई किलोमीटर तक फैली बर्फ की मोटी परत और इस बर्फ के नीचे हजारों मीटर गहरा ठंडा काला पानी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस निर्जन खतरनाक इलाके में दुनिया के कुछ सबसे अमीर संसाधन छुपे हैं। तेल, प्राकृतिक गैस, दुर्लभ खनिज, अरबों डॉलर की दौलत इस बर्फ के नीचे दबी पड़ी है। और फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान का मुद्दा कि दौलत इस बर्फ के नीचे दबी पड़ी है। और फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए, समुद्री जीवन का अध्ययन करने के लिए हमें आर्कटिक जाना ही होगा। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे? एक सामान्य कार्गो शिप या यात्री जहाज आर्कटिक बर्फ में फंसकर बिल्कुल लाचार हो जाएगा। कल्पना कीजिए आपका जहाज धीरे धीरे बर्फ में फंसता जा रहा है, बर्फ चारों तरफ से दबाव डाल रही है, धातु की मोटी दीवारें चरमरा रही हैं और आप फंस गए हैं हजारों किलोमीटर दूर सभ्यता से। कोई बचाव नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं, सिर्फ इंतजार मौत का या चमत्कार का। इतिहास ऐसी दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। 1915 में अर्नेस्ट शेकल्टन का एंडोरेंस जहाज अंटार्कटिक बर्फ में फंस गया था। महीनों तक चालक दल ने संघर्ष किया और अंततः जहाज बर्फ के दबाव से पूरी तरह कुचल गया। हालांकि सभी बच गए, लेकिन ये एक चेतावनी थी, बर्फीले समुद्र माफ नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, मानवता को एक समाधान चाहिए था, और तब जन्म हुआ एक नए प्रकार के जहाज का आइस ब्रेकर। ये अब जानते हैं कि ये दैत्य काम कैसे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो यह आइस ब्रेकर होते क्या है? क्या ये बस मजबूत जहाज है? नहीं दोस्तों, ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। डिजाइन का रहस्य सबसे पहले आइए बात करते हैं डिजाइन की। एक सामान्य जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला होता है ताकि वह पानी को आसानी से काट सके, लेकिन आइस ब्रेकर इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है। इसका बाउ यानी आगे का हिस्सा गोल और चौड़ा होता है। सुनकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसमें गजब की साइंस छुपी है। जब आइस ब्रेकर बर्फ की तरफ बढ़ता है तो वह सीधे टक्कर नहीं मारता, बल्कि इसका गोल बो बर्फ पर चढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह जहाज अपने 3000 से 4000 टन के वजन के साथ बर्फ पर चढ़ता है और फिर अपने भार से उसे तोड़ देता है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी पतली लकड़ी की शीट पर कूदकर उसे तोड़ देते हैं, बस पैमाना थोड़ा बड़ा है। 3 मीटर मोटी बर्फ और हजारों टन का जहाज। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जो देखने में शहर जैसा, वाटर पार्क है, स्केटिंग रिंग है, 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, एक पूरा जंगल जैसा इलाका है जिसमें 20,000 से ज्यादा असली पेड़ पौधे लगे हैं। और सबसे हैरानी की बात, यह पूरी की पूरी जगह पानी पर तैर रही है। जी हाँ, ये कोई शहर नहीं है, ये एक जहाज है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एक जहाज के अंदर टाइटैनिक जैसे 5 जहाज आराम से समा जाए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन रुकिए, क्योंकि जितना ये जहाज शानदार है उतना ही डरावना भी है। क्योंकि जब इंसान इतनी बड़ी चीज समुद्र में उतारता है तो सवाल ये उठता है, क्या हम प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं? क्या ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है या फिर एक जुआ जिसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़ सकती है? आज इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, ये जहाज बनाया कैसे गया और इसके पीछे की इंजीनियरिंग कितनी पागलपन भरी है। दूसरा, इसके अंदर की दुनिया कैसी दिखती है जो एक शहर से कम नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या यह जहाज पर्यावरण के लिए खतरा है और क्या टाइटैनिक की कहानी खुद को दोहरा सकती है? तो अगर आप सोचते हैं कि आपने बड़े जहाजों के बारे में सब कुछ जान लिया है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपकी सोच से भी बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग का चमत्कार यह है, बना कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं इस जहाज के जन्म की। ये कहानी शुरू होती है फिनलैंड के एक छोटे से शहर में जहाँ एक शिपयार्ड है, मायर तुर्क। यहीं पर इस दानव को जन्म दिया गया। अब जरा सोचिए, इस जहाज की लंबाई करीब 365 मीटर है। मतलब अगर आप इसे खड़ा कर दें तो ये एफिल टावर से भी ऊंचा निकल जाएगा। इसका वजन 21 से लाख टन से भी ज्यादा है, यानी ये वजन करीब 300 हाथियों के बराबर है। जरा इमेजिन कीजिए 300 हाथी एक साथ पानी पर तैर रहे हो। अब यहाँ पहला पेच आता है, भाई स्टील पानी में डूब जाता है। ये तो हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो फिर 2.5 लाख टन का स्टील का ढांचा पानी पर तैरता कैसे है? यहीं पर आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे शायद आपने फिजिक्स की क्लास में सुना होगा। लेकिन इस जहाज संगीत को समंदर की सबसे बड़ी लहरों का सामना भी करना है, तूफानों से भी लड़ना है। इसीलिए इसमें इस्तेमाल हुआ है खास किस्म का स्टील, जिसे बनाने में सैकड़ों इंजीनियर संगीत ने दिन रात एक कर दिए। इस जहाज को बनाने में करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा और हजारों मजदूरों और इंजीनियरों की संगीत मेहनत लगी।
अब यहाँ थोड़ा पैटर्न ब्रेक करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आप में से कई लोग अभी सोच रहे होंगे, यार यह तो ठीक है, पर इतना बड़ा जहाज आखिर बनाया ही क्यों गया? जवाब है पैसा। क्रूज इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां जितना बड़ा जहाज उतने ज़्यादा यात्री और उतना ज़्यादा मुनाफा। यह जहाज करीब 7,600 यात्रियों को ले जा सकता है और साथ में 2,300 क्रूज संगीत मेंबर्स भी, यानी एक छोटे शहर जितनी आबादी एक जगह एक जहाज पर। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है, क्योंकि जितना बड़ा जहाज उतना बड़ा रिस्क भी। और इसी रिस्क को समझने के लिए अब हमें चलना होगा जहाज के अंदर, उस दुनिया में जो आपको यकीन दिला देगी कि आप सच में एक शहर में खड़े हैं। अंदर की दुनिया, एक तैरता हुआ शहर। चलिए अब आपको ले चलते हैं इस जहाज के अंदर, और यकीन मानिए जो आप देखेंगे वह आपकी सोच से परे है। इस जहाज में कुल 20 स्टिक है, यानी 20 मंजिलें। इसे बांटा गया है 8 अलग अलग नेबरहुड्स में, यानी 8 अलग मोहल्लों में, बिल्कुल किसी शहर की तरह। एक तरफ है थ्रिल आइलैंड, जहां दुनिया की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड्स में से मौजूद है। दूसरी तरफ है सर्फ साइड, बच्चों के लिए बनाई गई एक पूरी दुनिया। फिर है सेंट्रल पार्क, जहां असली पेड़ पौधे, हरियाली और खुला आसमान नजर आता है। बिल्कुल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जैसा एहसास। अब जरा सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन आपके सिर के ऊपर एक असली पार्क है जहां चिड़ियों की चहचहाट है। अजीब है ना? इस जहाज में सबसे बड़ा वाटर पार्क है जो किसी भी क्रूज शिप में अब तक बनाया गया है। इसमें 6 वाटर स्लाइड्स हैं, कई स्विमिंग पूल हैं, यहाँ तक कि एक ऐसा पूल भी है जो बीच जैसा एहसास देता है। खाने पीने के लिए 40 से भी ज्यादा जगह है। मतलब अगर आप हर दिन एक नई जगह खाना खाना चाहे तो पूरे 1 महीने तक आपको एक ही जगह दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन असली सवाल यह है, इस पूरे शहर को चलाने के लिए कितनी बिजली, कितना पानी, कितना संगीत खाना चाहिए? जरा सोचिए। हर दिन हजारों लोगों के लिए खाना बनाना, उनके लिए साफ पानी की व्यवस्था करना, कचरे को मैनेज, संगीत करना, ये सब एक चलते फिरते शहर को मैनेज करने जैसा है। बस फर्क इतना है कि ये शहर हर दिन अपनी जगह बदलता है। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न इंटरप्ट। क्या आपने कभी सोचा संगीत है कि क्रूज जहाजों पर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली अपनी टीम होती है? जी हाँ, हर बड़े क्रूज जहाज पर मौसम विशेषज्ञ होते हैं जो 24 संगीत घंटे समंदर की चाल पर नजर रखते हैं ताकि जहाज को तूफानों से बचाया जा सके। तो अगली बार जब आप मौसम संगीत विभाग को कोसे तो सोचिएगा कि समंदर के बीचों बीच रहने वाले इन लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर एक इमोशनल एंगल संगीत भी है। इस जहाज पर काम करने वाले 2,300 क्रू मेंबर्स ज्यादातर महीनों तक अपने संगीत घर से दूर रहते हैं। वो हजारों यात्रियों को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि खुद अपने परिवार से दूर एक तैरते हुए शहर में अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो जहां एक तरफ ये जहाज लग्जरी और मौज मस्ती का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ ये हजारों मेहनतकश लोगों की मेहनत और त्याग की भी कहानी है। लेकिन अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे शायद क्रूज कंपनियां आपको नहीं बता चाहती, डर, पर्यावरण और टाइटैनिक का साया। तो अब बात करते हैं इस चमकदार दुनिया के अंधेरे पहलू की, और यहीं से कहानी थोड़ी डरावनी होने लगती है। सबसे पहला सवाल, क्या इतना बड़ा जहाज सुरक्षित है? टाइटैनिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1912 में अनसिंकेबल यानी नर डूबने वाला कहे जाने वाला वो जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में समा गया था। हजारों लोगों की जान गई थी, और अब 100 साल बाद हम टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा जहाज बना रहे हैं। क्या इतिहास खुद को दोहरा संगीत सकता है? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी टाइटैनिक के जमाने से कहीं आगे निकल चुकी है। आज के जहाजों में रडार सिस्टम है, सैटेलाइट ट्रैकिंग है, ऑटोमेटिक कलेक्शन अवॉइडेंस सिस्टम है जो पहले से बर्फ के पहाड़ों और दूसरे जहाजों को भांप लेते हैं। लेकिन फिर भी समंदर एक ऐसी ताकत है जिसे पूरी संगीत तरह से कोई इंसान कभी नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही डर आज भी हर बड़े क्रूज जहाज के पीछे कहीं ना कहीं छुपा रहता है। अब बात करते हैं एक और गंभीर संगीत मुद्दे की, पर्यावरण। जरा सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसमें 7,600 यात्री और 2,300 क्रू मेंबर्स रहते हैं, वो हर दिन कितना कचरा पैदा करता होगा, कितना ईंधन जलाता होगा। स्टडीज बताती हैं कि बड़े क्रूज जहाज भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, समंदर में प्रदूषण फैलाते हैं और समुद्री जीव जंतुओं के लिए खतरा बन सकते हैं। यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रूज जहाज पर एक हफ्ते की छुट्टी पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना आप पूरे 1 साल में अपनी कार चलाकर पहुंचाते हैं? जरा इस बात पर एक पल के लिए रुककर सोचिए। क्रूज कंपनियां संगीत दावा करती है कि वह नई टेक्नोलॉजी अपना रही है, जैसे LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाले इंजन जो पुराने डीजल इंजनों से कम प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और असली बदलाव के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और यहीं पर आता है असली सवाल जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हम इंसान अपनी सुख सुविधा और मनोरंजन के लिए प्रकृति की कीमत पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये विशाल का एजाज हमारी तरक्की की निशानी है या हमारी लालच की? ये सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब भी शायद काला या सफेद नहीं बल्कि उसके बीच कहीं है। लेकिन एक बात तय है, जितना हम इन जहाज़ों की भव्यता में खोते हैं उतना ही जरूरी है कि हम इसके असर को भी समझें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंसान की इंजीनियरिंग एक ऐसा दानव बना सकती है जो पानी पर तैरता हुआ पूरा शहर रखता है।
हमने देखा इसके अंदर की चमक दमक, इसके पीछे की मेहनत और साथ ही इसके साथ जुड़े डर और सवाल भी। आखिर में यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, ये कहानी है इंसान की महत्वाकांक्षा की, जो अब चांद तक ले गई, समंदर की गहराइयों तक ले गई और अब पानी पर तैरते शहर बनाने तक ले आई। लेकिन हर महत्वाकांक्षा के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और ये जिम्मेदारी है अपने इस ग्रह संगीत को बचाने की,